पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर मान लो कि किसी रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच करा एट इट्स टू एंड, और यहाँ पर आपने कुछ कॉइन स्टैक करके रख दिए। जैसे ही आप इस रबर बैंड को हटाओगे तो आप क्या देखोगे, कॉइन क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जस्ट लाइक स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट में क्या होता है, एक रबर बैंड अटैच होता है, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और जैसे ही हम इस रबर बैंड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रिलीज होकर आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम अगर हम एक आर्चर की बात करें तो वो भी बो के स्ट्रिंग को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, जैसे ही उसे रिलीज करेगा तो ये जो बो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट के लिए जो फोर्स एक्सर्ट हुआ इनके ऊपर, ठीक है, तो फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये पर्टिकुलर आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जो वर्क डन आपका हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये किसी एनर्जी की वजह से, जब तक एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा। तो ये एनर्जी इनमें आई कहाँ से, ये ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर ये जो इलास्टिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, वापस जब आप छोड़ देते हो, उसे रिलीज कर देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी गेन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी में कैपेसिटी है टू डू द वर्क। और क्या वर्क हो रहा है इसमें, देखो आपका जो स्टोन है या फिर जो भी आपने रखा है एम करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो बो है से एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रबर बैंड में कॉइन अगर मैं लगा के रखती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, रिलीज करती हूँ, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इन तीनों केसेस में काम हो रहा है, और काम करने के लिए मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सिर्फ मुझे इन रबर बैंड्स की शेप को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये चेंज ऑफ शेप जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मेशन, ठीक है। इस डीफॉर्मेशन की वजह से जो काम हो रहा है या काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि स्लिंकी की बात करते हैं या फिर हम रबर बैंड की बात करते हैं, अगर आप इसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, प्रेस करोगे, दबा दोगे, अगर एक बॉल रख के, तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, आपने अपने स्प्रिंग को प्रेस करा, एंड देन जैसे ही आप रिलीज करोगे तो आपकी बॉल कहाँ जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये मूव करने के लिए इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, इसने जो आपका स्प्रिंग था उसने अपनी एनर्जी रिलीज करी होगी ताकि ये अपनी शेप में वापस आ जाए, ठीक है, और इसी एनर्जी की वजह से इस बॉल में मोशन आया, मूवमेंट आई, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो अपनी शेप चेंज कर रहा हो, और जो उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल शेप है, उसको चेंज करने की वजह से, ठीक है, वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है, तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। तो चाहे हम रबर बैंड की बात करें, चाहे हम स्प्रिंग की बात करें, जो भी इनके पास ऑब्जेक्ट जो इनके सरफेस से अटैच होगा और हम इनकी शेप को चेंज करेंगे, डीफॉर्म करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे ताकि ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो इस शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो उनके साथ ऑब्जेक्ट उनके साथ कॉन्टेक्ट में है, उनमें मूवमेंट आ रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है और ये काम किया जा रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी बोलते हैं उस एनर्जी का नाम है आपका पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीफॉर्मेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है, डीफॉर्मेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी अपनी पोजेस करता है, होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक और इन्होंने दिया है रेडी टू गो बियॉन्ड में, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो, अगर आपको अपना स्लिंग के या मान लो कि अपना स्प्रिंग है, उसको आपने खींचोगे खींचोगे तो आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग काफी टाइट होता है, और जैसे ही आप इस फोर्स को हटा दे रहे हो, ठीक है, जब आपने ये फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जितनी उसकी लेंथ थी वो उसमें वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये लेंथ में वापस आने की कोशिश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इसका इंटरनल फोर्स है, जो इस एक्सटर्नल फोर्स के रिलीज होने के बाद, ठीक है, ये इंटरनल फोर्स क्या कोशिश करेगा कि ये अपनी शेप में वापस आ जाए। तो ये इंटरनल फोर्स ही क्या पोजेस करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने पोजीशन पे रखा है और उसकी वजह से उनमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, यानी मोशन आना शुरू हो जाता है। जैसे हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, मैग्नेट्स में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कौन से पोल होते हैं, दो, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। अगर आप सेम पोल्स वाले मैग्नेट को साथ साथ रख दें, यानी कि दोनों के, अगर इसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, ब्लू पार्ट दोनों का सामने रख दोगे, ठीक है, नॉर्थ पोल दोनों के सामने रख दोगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब हम फन के लिए करते हैं ना, तो मैग्नेट क्या होता है, अपने आप ही हम कहते हैं ये देखो भाई, हम मेरी ये फर्स्ट कार है, ये मेरी सेकंड, और हम दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो वो मोशन कहाँ से आया, वो उनकी पोजीशन की वजह से आ रहे हैं। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे की तरफ भागते हैं ये।
सेम यही चार्जेस में भी होता है। ठीक है, चार्जेस में भी आपको दो टाइप के चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे यानी कि या फिर दोनों नेगेटिव यानी कि लाइक चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो ये मोशन इनमें किसकी वजह से आया? इनके रिलेटिव पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो एक और है जैसे कि हम फ्रीली फॉल, अगर हम एक बॉल को, मान लो ये बॉल है मेरी, ठीक है, लेदर की बॉल है, आपको इसे होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स आपने किसके अगेंस्ट लगाया? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाया। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और जैसे ही इस फोर्स को आप रिलीज कर देते हो यानी हटा देते हो तो क्या होगा? बॉल सीधा ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा है जिसकी वजह से बॉल सीधा नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट की वजह से इनमें आपस में मूवमेंट आ रही है, तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं आपस में मैग्नेट में, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और चार्जेस एक दूसरे की तरफ लाइक अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर एक हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर अर्थ के सरफेस से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये तीनों में ही आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से इनमें मूवमेंट यानी कि मोशन क्रिएट हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से था वहां से वो मूव करना शुरू कर रहा है। तो इस एनर्जी को, जो कि किसी रिलेटिव पोजीशन की वजह से हो, या फिर डीफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि या तो उसका शेप चेंज कर दो, ठीक है, या उसकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी या मूवमेंट क्रिएट हो रही हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे अर्थ से एक पर्टिकुलर, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं एक पर्टिकुलर हाइट पर रखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन से फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आपने पढ़ा था कि अर्थ से एक हाइट पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ एज अ सिस्टम काम करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि बॉल का जो साइज है वो क्या है? इन्फिनाइटली स्मॉल है। मतलब अगर हम अर्थ के कंपैरेटिवली बॉल का अगर मास की बात करें तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें अर्थ की जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन बॉल जब फ्री फॉल होता है वो हमें इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये याद रखना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो बॉल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो अर्थ भी बॉल की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है, उसके मुकाबले बहुत मैसिव है, और बॉल उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल मतलब इन्फिनाइटली इतनी स्मॉल है कि जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बॉल इतनी ज्यादा अर्थ के कंपेयर में लाइट वेटेड है कि वो इजिली आप फ्री फॉल को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ्री फॉल हो रहा है, एक हाइट से बॉल नीचे गिर रही है, तो इसमें जो एनर्जी पोजेस थी, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी किस पे पोजेस करे? देखो, अगर मुझे इस बॉल को एक हाइट पे रखना तो आपको होल्ड करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? इस बॉल के वेट के बराबर, राइट। और वेट के लिए आप क्या यूज करते हो? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, जहां पे जी क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम क्या होता है? आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही आपके किसके इक्विवेलेंट है? फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से आपने इसे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा ये डिपेंड कर रहा है इसकी हाइट पे। जो मेरा वर्क डन हो रहा है, जो मुझे काम करना पड़ रहा है इस बॉल को इस हाइट पे रखने के लिए, वो किसके बराबर होगा? एक तो जितना उस पर फोर्स लगा रही हूँ, और दूसरा जो हाइट है वो क्या कहलाएगा? सर डिस्प्लेसमेंट। एफ इंटू एस ही तो पढ़ते हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि mg के इक्विवेलेंट आएगा, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि h आएगा। तो वर्क डन कितना हुआ मेरा? mgh। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। और हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी या शेप चेंजेस की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे शो करते हो? कैपिटल यू से। ठीक है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? किसमें आप इसको मेजर करते हैं? हम इसको जूल में मेजर करते हैं। तो सिमिलरली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी भी एसआई यूनिट आपकी क्या होगी? जूल। फील्डर जो है, ठीक है, वो बॉल को क्या कर रहा है? कैच करने के बाद उसे 200 ग्राम की बॉल, आपके 200 ग्राम्स की बॉल है, और 10 मीटर हाइट पे उसने भाई कैच करने के बाद खुशी के मारे हवा में बॉल को उछाल दिया। कितनी ऊपर उछाला है? 10 मीटर। ठीक है, और बॉल का वेट कितना है? 200 ग्राम्स। आपको कभी भी अगर मास की बात की जाए या वेट की बात की जाए तो ग्राम्स में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से इसको डिवाइड करोगे।
तो आपका मास कितना हो जाएगा बॉल का, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, और हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, उन्होंने क्या निकालने को बोला लास्ट में, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द बॉल हैव व्हेन द बॉल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जब होगी तो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी बॉल की किसकी वजह से होगी, उसकी रिलेटिव हाइट की वजह से, कि इससे ऊपर अब बॉल नहीं जाएगी, अब वो जाएगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। तो इस पोजीशन पे मुझे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या आपको सिंपल अप्लाई करना है, mgh। m आपने लगाना है हमेशा केजी में, ग्रेविटी की वैल्यू 10 दी होगी आपको, अगर नहीं दी तो 9.8 पुट करिए, और हाइट भी आपको दे रखी है 10। क्या आंसर आपका आ जाएगा, 20 जूल्स। कह रहे हैं कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, अब इसकी हाइट मान लीजिए कि h है, h हाइट पर है वो, अगर इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियस इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड होती है। अगर आप फॉर्मूला लिख दो m इंटू जी इंटू एच, यानी कि मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे, मास तो ऑब्जेक्ट का कभी चेंज होता नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है अर्थ की, डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली हाइट पे, यानी कि हाइट अगर चेंज होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ सकती हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के अलोंग ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कह रहा है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से बढ़ेगी, पहले हाइट आपकी कम थी, अब हाइट आपकी ज्यादा हो रही है, तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का मल्टीपल भी बढ़ेगा, यानी कि अगर पहले 2 होगा तो फिर बाद में अगर 4 मीटर हो गया तो 4 के अराउंड ये mg मल्टीप्लाई होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो हाइट इंक्रीजेस, potential energy is also increases in vertical direction if the object moves in vertical direction। I hope कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसका कंजर्व होना कि मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो, जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बाद भी उसकी एनर्जी कंजर्व रहे, यानी जितनी थी वो उतनी ही बनी रहे। चलिए इसे हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रखा हुआ है पॉइंट ए पर, यहाँ पर आप देख रहे हो, और इसकी हाइट कितनी है, ये आपको स्मॉल एच जो कि ग्राउंड से हाइट मेजर करी हुई है। ठीक है, अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बी दिया हुआ है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेक करनी है कि वो कितनी है। चलो स्टार्ट कर, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसे एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें लगने वाला फोर्स विच इज इक्वल टू mg, और जो इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि उसकी हाइट mgh, तो इसको हम लिख सकते हैं mgh। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा है, जब बॉडी में मोशन आता है, मोशन की वजह से जो भी एनर्जी उसमें आएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी लाएगी। लेकिन यहाँ पॉइंट ए पे टाइम 0 है, तो 0 टाइम में क्या किसी बॉडी में मोशन हो सकता है, नहीं। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा क्या है, 0। जब आपकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो ये ए पॉइंट है ना इसको, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ mv²। अब आपकी वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलिए इनकी वैल्यू लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है mgh, काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है 0, ऐड करोगे तो क्या आएगा फाइनल mgh। ये पॉइंट ए के लिए बात आ गई कि यहाँ पर मेरा मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी है mgh। चलिए अब पॉइंट बी की तरफ देखते हैं। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ देखने से पहले हमें एक दो टर्म है जिसे और समझना है। देखो आपने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा ही था, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टू। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, देख जैसे ही ये बॉक्स नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, 0 से कुछ वैल्यू इसकी बढ़ेगी। ठीक है,
तो अब वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है जब वो ए से बी पॉइंट पे फ्री फॉल की वजह से आ रहा है। दूसरा, इसके ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी चेंज हो रहा है। पहले ये एच हाइट पे था, एच से वो कहां पर आया है, एच डैश हाइट पे, ठीक है, ग्राउंड से। तो यहां से यहां तक का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इस पूरे हाइट में से इस वाले हाइट को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये हाइट अपनी पता चल जाएगी, और इस हाइट की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एच डैश। ठीक है। एक और चीज कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो ए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में। ठीक है। तो आपने ए की जगह क्या लिखना है, जी, तो यू प्लस जी टी। अब हमारी वेलोसिटी कितनी है, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी तो अभी चलनी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो यहाँ पर जो u था वो मेरा 0 था। यहाँ पे मुझे v की कुछ वैल्यू रही होगी क्योंकि अब इसमें मोशन आ चुका है। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है और ये किस स्टेप में आ गई, जी की। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई मेरी, जी इंटू टी के बराबर। ये फर्स्ट पॉइंट आपने अपने ब्रेन में रखना है। दूसरा, यहां से यहां तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अब हम ये निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे, बट मैंने क्या कहा, ए की जगह आपको क्या लिखना है, जी, हाफ जी टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, तो ये पूरा टर्म आपका जो था वो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर। अब S, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है आपका, h माइनस एच डैश। चलिए लिखिए, h माइनस एच डैश। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको रीअरेंज करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे तो ये इधर ले आओ। ठीक है। तो आपका क्या हो गया, माइनस एच डैश इज इक्वल टू माइनस एच प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई विद माइनस ऑन बोथ साइड। जब आप यहां पर भी माइनस से करो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एच डैश। ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस एच, और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमने आगे पॉइंट बी पर जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तब इसे हम यूज करेंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने पॉइंट बी पर। एट पॉइंट बी, यहां पर हमें निकालना है अपना मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर जब आप निकालोगे तो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने जो हाइट लेनी है वो ग्राउंड से लेनी है, ये वाला डिस्टेंस है, ये जो h माइनस एच डैश है ये नहीं लेना है, आपने ग्राउंड से हाइट लेनी है। तो अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच डैश, राइट। पॉइंट बी पर इस बॉक्स की हाइट जो ग्राउंड से है वो कितनी है, एच डैश की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे अब इस एच डैश की जगह आप लिख सकते हो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। चलो, एम जी एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा आपका, एम जी एच माइनस हाफ एम, ये एक जी ये दूसरा जी, आपका जी स्क्वायर हो गया, और टी स्क्वायर। ठीक है। ये मेरी क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पर जो हमने v लिखा था, v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ एम, v की जगह आप क्या डालोगे, जी टी स्क्वायर। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, हाफ एम जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। चलो अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हम जो निकालेंगे वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल जो है क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आई थी, एम जी एच माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस प्लस में जब वैल्यू इक्वल होती है कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे कितनी आई, एम जी एच। ठीक है। सेम आपकी पॉइंट ए पर कितनी थी मैकेनिकल एनर्जी, एम जी एच। यानी ए पर भी वैल्यू एम जी एच रही और बी पर भी वैल्यू कितनी रही हमारी, एम जी एच। तो यानी कि ये वैल्यू क्या रही आपकी, कंजर्व रही। यानी कि बॉक्स जब ऊपर से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्री फॉल में गिरता है तब भी उसकी एनर्जी क्या रही है, सेम रही है। ठीक है। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। अब देखो इस केस में सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो अगर मैं कहूं, ठीक है, कि पॉइंट ए पर जो एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, वो 30 जूल थी। ठीक है, पॉइंट ए पे क्या है, 30 जूल की एनर्जी है, मान लो 30 जूल की एनर्जी से ये बॉक्स नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। यहां से आपकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 30 जूल के बराबर होगी, क्योंकि पॉइंट ए में आपने क्या पढ़ा कि पूरी पूरी एनर्जी कौन दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी के लिए, 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। अब यहां से जब वो ए से बी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि इसकी कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में मान लेती हूँ कि मेरी 20 जूल रह गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जब आप फिर से यहाँ पर अपनी मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक निकालोगे तो यहाँ पर भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, 20 + 10 करोगे तो 30 जूल ही आएगी। ठीक है, यही ये बताना चाहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में। यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो उस सिस्टम की कंजर्व रहती है। ठीक है, दूसरा ये कंजर्वेशन में जो डिफरेंस आ सकता है वो किसकी वजह से आ सकता है, वो फ्रिक्शन फोर्स की, एयर फ्रिक्शन की वजह से, या किसी तरह की रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से आ सकता है। अदरवाइज जो सिस्टम में अपनी एनर्जी रहती है वो हमेशा जो होती है कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी 30 जूल थी, जब बी पॉइंट में गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, जब आपने टोटल किया तब भी वो 30 जूल ही रहेगी। ठीक है, चलो अब ये जो हमने ड्राइव किया था इसमें भी हम देख लेते हैं। देखो पॉइंट ए पर आपका कितना था पोटेंशियल एनर्जी, mgh था, मैकेनिकल एनर्जी भी कितना आया आपका, mgh। ठीक है, पॉइंट बी पे भी आपका मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh। यानी कि हर पॉइंट पे आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू थी वो कंजर्व रही। जैसे यहाँ पे 30 जूल था तो यहाँ पर भी 30 जूल आए। अब देखो जो फर्स्ट वाला था उसमें आपकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh आपने निकाली थी। सेकंड वाले को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वैल्यू से घट रही है, हाफ एम, जो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पॉइंट बी पर निकाला था वो आपकी कम हो रही है ना, टोटल mgh थी, कितनी कम हो रही है, हाफ mg² t²। ठीक है, इतनी वैल्यू से मेरी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी वैल्यू से बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ए पर 0 थी लेकिन बी पॉइंट पे वो हाफ mg² t²। यानी जितनी वैल्यू से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है उतनी ही वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो आपकी कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर इन्होंने एक पेंडुलम का और एग्जांपल दिया हुआ है। पेंडुलम को देखिए एक पर्टिकुलर हाइट, जब h हाइट पे आप खींचोगे उसके बाद आप इसे छोड़ोगे, ठीक है, रिलीज करोगे तो क्या होगा, वो यहाँ से पहले वो Q पॉइंट पे जाएगा, Q से अगेन वो R पॉइंट पे जाएगा। ये जो P पॉइंट है और ये R पॉइंट है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, h हाइट क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी एनर्जी यानी कि यहाँ पे जाता है फिर वो रुक जाता है, फिर अगेन वो अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे बॉब रुक जाएगा, ठीक है, और वापस अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, यहाँ पर इसकी सारी एनर्जी किसकी वजह से होगी, ठीक है, एक हाइट की वजह से, और वो रुक गया, स्टॉप कर गया, तो सारी एनर्जी किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। क्यू पर क्या होगी, आपकी हाइट 0 होगी, तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। फिर अगेन यहाँ पर हाइट वापस आने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन का। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, लेकिन क्या बॉब हमेशा ये यहाँ पर ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं, एक टाइम पीरियड आने पर ये धीरे धीरे रुक जाएगा। तो उसके रुकने का कारण क्या है, रुकने का कारण हो सकता है कि भाई जो हमने यहाँ पे फिक्स करा है उसमें कुछ रेजिस्टेंस हो, और एयर रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्सेस तो है ही इन्हें रोकने के लिए, तो वो धीरे धीरे इनके अगेंस्ट वो एनर्जी क्या होती है, कम होती रहती है और बॉब रुक जाता है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको बस ये याद रखना है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगी तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, और जब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर होगी तो सारी की सारी एनर्जी जो होती है बॉब में वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट h। ठीक है, अब वो स्लाइड के बॉटम में पहुंचा है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जब हाइट पर होगा तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, mgh, क्योंकि अभी तो स्लाइड स्टार्ट नहीं हुई है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जैसे ही बच्चा मोशन में आएगा, मूव करेगा, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। आपको निकालनी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे सारी की सारी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में।
तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो इसे मैंने रिवर्स करके लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिखे एम जी एच, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू यहाँ पर हाफ जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, नाउ v इज इक्वल टू रूट 2gh। सिंपल है। g आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा, h की अगर आपको हाइट दी होगी तो आपको वो लिखना है और आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कि बच्चा किस वेलोसिटी से वो झूले में टॉप से